हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के ऊपर जो वीडियो सीरीज चल रहा था ये है उस वीडियो सीरीज का आखिरी वीडियो। इस वीडियो में हम लोग वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस को लेकर पढ़ेंगे। व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इस 4 ऑर्गेनिज्म को कोई स्थान नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और एक एक करके इन चारों चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें से एक चीज कह देता हूं कि वायरस, वायरॉइड और प्रायॉन्स जो है ये तीनों है असेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी इन तीनों में सेल का कोई अस्तित्व पाया नहीं गया है। लेकिन लाइकेंस में सेल हमें देखने को मिलेगा। तो डिटेल में हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले शुरू करते हैं वायरस को लेके, ठीक है। वायरस के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। वायरस का मतलब है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। वायरस का मतलब है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। अब इसका डिस्कवरी थोड़ा एक पैरा में एनसीईआरटी में मेंशन है, वो हम लोग को जानना होगा। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का नाम हमें जानना होगा। सबसे पहले डिमिट्री इवानोव्स्की। डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 में डिमिट्री इवानोव्स्की, ये एक प्लांट का देखो यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। ये है मोज़ेइक डिजीज से आक्रांत एक टोबैको प्लांट। ओके, एक टोबैको प्लांट जो मोज़ेइक डिजीज से आक्रांत है या इन्फेक्टेड है। अब डिमिट्री इवानोव्स्की ने ऐसा एक टोबैको प्लांट जो मोज़ेइक डिजीज से इन्फेक्टेड है उनमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व सबसे पहले डिस्कवर किया, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया कि इसमें एक पैथोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा कि वो जो पैथोजन है वो पैथोजन वायरस, बैक्टीरिया से भी छोटा है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ओके, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ऐसा क्यों स्मॉलर देन बैक्टीरिया? क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होता है, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होता है उन फिल्टर्स में से ये पैथोजन पास कर रहा था, ठीक है। तो डिमिट्री इवानोव्स्की ने एक टोबैको प्लांट जो मोज़ेइक डिजीज से इन्फेक्टेड है उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व देखा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज में स्मॉलर देन बैक्टीरिया है क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहा था। इतना तक ही डिमिट्री इवानोव्स्की ने 1892 में देखा। अब इसके 6 साल बाद यानी 1898 में M.W. बेइजेरेनिक और एक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, एक मोज़ेइक डिजीज से इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से उसका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया, ठीक है। उसका फ्लूइड लेके, एक्सट्रैक्ट लेके एक फ्रेश नॉन इन्फेक्टेड प्लांट में वो फ्लूइड को ट्रांसफर किया या एक्सट्रैक्ट को ट्रांसफर किया। फ्लूइड और एक्सट्रैक्ट, फिर से बोल रहा हूं, M.W. बेइजेरेनिक 1898 में क्या किया, एक टोबैको प्लांट जो मोज़ेइक डिजीज से इन्फेक्टेड है उसका एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करके उसको फ्रेश प्लांट में अप्लाई किया। तो देखा कि वो जो फ्रेश प्लांट है वो भी उस डिजीज से इन्फेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने ये जो न्यू पैथोजन है इसका नामकरण किया और इनको बोला वायरस, ठीक है। तो न्यू पैथोजन का नामकरण किया वायरस किसने? बेइजेरेनिक ने। और ये जो फ्लूइड या एक्सट्रैक्ट को अप्लाई किया था इन्फेक्टेड प्लांट से फ्रेश प्लांट में, उस फ्लूइड को उन्होंने कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम उनके भाषा में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। इन्फेक्शन एक अफेक्टेड प्लांट से दूसरे नॉर्मल प्लांट में वो ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए फ्लूइड का नाम क्या दिया, उसको क्या बोला? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से उन्होंने क्या कहा था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, याद रहेगा। तो इस तरह से वायरस का आविष्कार हुआ। मतलब वायरस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज कौन किया था? वायरस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था डिमिट्री इवानोव्स्की ने 1892। ये सब नीट का क्वेश्चन है। तो किसने सबसे पहले वायरस को रिकॉग्नाइज किया? डिमिट्री इवानोव्स्की। वायरस ये नाम किसने दिया? M.W. बेइजेरेनिक, ठीक है। अब 1935 में
और एक साइंटिस्ट WM स्टैनली ने दिखाया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी वायरस को क्रिस्टल में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। अब ये तो अजीब चीज है ना। वायरस जब, ये जान लो कि वायरस जब होस्ट के बाहर रहेगा तब वो एकदम इनर्ट की तरह बिहेव करेगा, इनर्ट, अजीवज, नॉन लिविंग, इनर्ट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर उसको उसका पसंदीदा होस्ट मिल जाता है तो होस्ट के अंदर वो अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जाके खुद का कॉपी, बहुत सारा कॉपी बना लेगा और वो जो होस्ट सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। यानी वायरस को हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, एकदम ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी इसको अगर होस्ट मिलेगा, अगर होस्ट सेल के अंदर जाएगा तभी लिविंग की तरह बिहेव करेगा, अगर होस्ट नहीं मिलता है, उसके बाहर रहता है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। अब तुम लोग ही बोलो कि इसको हम लोग लिविंग में रखेंगे या नॉन लिविंग में रखेंगे, तो वायरस को हम लोग लिविंग भी नहीं कह सकते, नॉन लिविंग भी कहना ठीक नहीं होगा। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक चीज है, वो है वायरस, ठीक है। तो ये है वायरस का डिस्कवरी, उसका हिस्ट्री, और स्टैनली ने दिखा दिया कि इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल है। और स्टैनली ने देखा कि जो वायरस का जो क्रिस्टल बनता है वो क्रिस्टल मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मोस्टली, ज्यादातर उसमें प्रोटीन है। लेकिन ये जान लो कि अगर वायरस का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें प्रोटीन तो रहेगा, उसके साथ उसका जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड भी रहेगा। अब न्यूक्लिक एसिड तो DNA और RNA दो तरीके का होता है, लेकिन वायरस में आइदर DNA रहेगा या फिर RNA रहेगा, DNA रहेगा या फिर RNA रहेगा, कभी भी DNA और RNA दोनों एक साथ नहीं रहेगा। यहां तक ठीक है। अभी हम लोग वायरस का टाइप्स देखेंगे, होस्ट के ऊपर निर्भर करके कि कौन से होस्ट को अटैक करता है, उसके ऊपर निर्भर करके वायरस का टाइप्स देखेंगे। तो वहीं पे हम लोग देखेंगे कि कौन से वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। चलो, अच्छा, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद मैं टाइप्स पे आता हूं। एनसीईआरटी में ये दोनों स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये है TMV यानी टोबैको मोज़ेइक वायरस, जो मैंने अभी बात किया, मोज़ेइक डिजीज के लिए जो पॉजिटिव एजेंट है, मोज़ेइक डिजीज के लिए दायी जो वायरस है। और ये है, इसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। अब देखो यहाँ पे इसमें तो न्यूक्लिक एसिड नहीं दिख रहा है। अगर इस हेड का अगर सेक्शन दिखेगा तो ये हेड ऐसे ऐसे ये हेड दिखेगा, ठीक है। और इस हेड के अंदर यहाँ पे ऐसे करके डबल स्ट्रैंडेड DNA रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये है डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड DNA। यहाँ पे कौन सा डायग्राम दिया हुआ है? टोबैको मोज़ेइक वायरस। यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल, वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन देता है बाहर से प्रोटीन का कवरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। तो ये रहा कैप्सिड, और कैप्सिड का जो एक एक जो सेगमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर, ठीक है। पूरा प्रोटीन कोट को हम लोग कहेंगे कैप्सिड, और कैप्सिड का एक एक जो सिंगल यूनिट, उसको हम लोग कहेंगे कैप्सोमियर। अब ये कैप्सोमियर हेलिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इसका अरेंजमेंट पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक शेप भी ले सकता है, वो वायरस टू वायरस वेरी करेगा। ये जो बैक्टीरियोफाज का फोटो है, इसको 4 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एनसीईआरटी में उतना डिटेल तो दिया नहीं है। ये पोर्शन है हेड, यहाँ से यहाँ तक हेड। यहाँ पे छोटा जो पोर्शन, इसको हम लोग नेक कह सकते हैं, नेक या कॉलर। फिर ये जो लंबा पोर्शन है, इसको हम लोग टेल कहते हैं। और यहाँ पे जो वायोलेट से जो पूरा ये रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं बेस। अब बेस में बेस प्लेट होता है, स्पाइक होता है और टेल फाइबर्स होता है, लेकिन इतना सब एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो उतना डिटेल में जाना नहीं होगा। जो है वो पॉइंटिंग याद रखो, क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन अभी नीच में आ सकता है। तो हेड को अगर हम लोग अंदर से देखेंगे तो ऐसा दिखने में होगा। हेड के बाहर तो ऐसे मैंने ड्रॉ किया, इसमें क्या होता है, ऐसे गोल गोल कैप्सोमियर रहता है, और ये सब कैप्सोमियर मिलके क्या बना देता है? कैप्सिड, है ना। ये जो प्रोटीन कोट है, इसको कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। ऐसा रहता है, और अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल DNA। अभी हम लोग देखते हैं कि वायरस का टाइप्स क्या है। वायरस किस होस्ट को अटैक करेगा, उसके ऊपर बेस करके 3
टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग कहेंगे प्लांट वायरस, ओके, प्लांट वायरस। दूसरे को हम लोग कहेंगे एनिमल वायरस। एनिमल को अगर अटैक करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एनिमल वायरस। और जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करेगा उसको हम लोग कहेंगे बैक्टीरियल वायरस, ठीक है। तो प्लांट को अगर अटैक करेगा तो प्लांट वायरस, एनिमल को अगर अटैक करेगा तो एनिमल वायरस, बैक्टीरिया को अगर अटैक करेगा तो बैक्टीरियल वायरस, या फिर इसको हम लोग और एक भी नाम बोल सकते हैं बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। अब प्रोटीन कोट या कैप्सिड तो सभी में रहेगा। अब न्यूक्लिक एसिड कौन सा किसमें क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। जो प्लांट वायरसेस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड है वो मोस्टली होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, एक दो एक्सेप्शन होता है लेकिन उसको याद रखना नहीं होगा। तो प्लांट वायरस होगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर एनिमल वायरस हुआ तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है उसका जेनेटिक मटेरियल, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। एनिमल को अटैक करने वाला जो वायरस है उनमें से किसी का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, किसी का हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या किसी का हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और जो बैक्टीरिया को अटैक करने वाला बैक्टीरियोफाज होता है उसमें मोस्टली होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो वायरस का टाइप्स और उसका जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता चल गया। अभी हम लोग देखेंगे कि वायरस का हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। वायरस का हेल्पफुल इफेक्ट्स तो उतना है नहीं, हार्मफुल इफेक्ट्स ही है। वायरस एनिमल्स में बहुत सारा जो रोग होता है, डिजीज होता है, उसके लिए दायी है। कौन कौन सा? मम्स डिजीज तो हम लोग को पता है। मम्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है उसका नाम क्या है? मम्स वायरस। स्मॉल पॉक्स के लिए वेरियोला वायरस, है ना, वेरियोला वायरस। हार्पिस के लिए हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इन्फ्लुएंजा के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस। एड्स के लिए HIV वायरस। तो वायरस बहुत सारे डिजीज के लिए दायी है। अगर हम लोग प्लांट्स देखेंगे, प्लांट्स में वायरस अटैक के वजह से बहुत सारे सिम्टम्स दिख सकता है प्लांट बॉडी में। एक तो हमने देख लिया कि मोजाइक फॉर्मेशन, मोजाइक डिजीज जो होता है टोबैको प्लांट में, या फिर क्या क्या हो सकता है, लीफ रोलिंग एंड कार्लिंग हो सकता है, येलोइंग हो सकता है, वेन क्लियरिंग हो सकता है, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, यानी उनका ग्रोथ रुक जाता है उस प्लांट का अगर वायरस से अफेक्टेड हुआ, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट्स में ये सब हार्मफुल डिजीज, या फिर प्लांट्स में उतना ज्यादा डिजीज नहीं दिया गया है। मोजाइक डिजीज को छोड़ के TMB जो जिसके लिए दायी है, टोबैको मोजाइक वायरस के लिए जो दायी है टोबैको मोजाइक डिजीज के लिए, उसको छोड़ के बाकी सारा प्लांट्स का सिम्टम्स ही दिया हुआ है। तो ये सब याद रखना होगा, NCERT में है। अभी हम लोग आएंगे वायरॉइड में। वायरॉइड वायरस से अलग है क्योंकि वायरस में हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड रहेगा और उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट रहेगा, लेकिन वायरॉइड में ऐसा प्रोटेक्टिंग कोट नहीं रहता है और सिर्फ RNA रहता है, ठीक है। इसको आविष्कार किसने किया था? 1971 में टियोडाइनियर ने। टियोडाइनियर, ये नाम याद रखना होगा। इसने वायरॉइड को रिकॉग्नाइज किया था, डिस्कवर किया था एज ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, यानी इन्फेक्शियस यानी किसी डिजीज को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वो लेके जाएगा। और ये स्मॉलर देन वायरसेस है। अब स्मॉलर देन वायरस तो होगा ही क्योंकि वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बाहर प्रोटीन का कवरिंग रहता है, कैप्सिड रहता है। यहाँ पे तो कैप्सिड नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, वो भी फ्री RNA, तो ये साइज में छोटा ही होगा। कौन से डिजीज में देखा गया था इसको? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। तो टियोडाइनियर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ऐसा एक पोटैटो प्लांट जो ट्यूबर डिजीज से आक्रांत है, उस प्लांट में ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है इसको डिस्कवर किया था। तो उसका नाम क्या दिया था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के लिए दायी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट का नाम क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, ठीक है। फाउंड टू बी अ फ्री RNA, इसको याद रखना होगा। फ्री RNA यानी इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहेगा। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट, जैसा मैंने कहा वायरस में इस प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड का यूनिट को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। दैट इज फाउंड इन वायरसेस, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, हेंस द नेम वायरॉइड, ठीक है। तो वायरस से मिलता जुलता नाम ही रखा गया वायरॉइड। द RNA ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये भी स्टेटमेंट याद रखना, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है उसके लिए, कि वायरॉइड का जो RNA मिलेगा फ्री RNA वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा, ठीक है। वायरॉइड को लेकर सिर्फ NCERT में यही पैरा लिखा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी जानने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग आएंगे
नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ये सब लेकिन असेलुलर है, इसमें सेल का कोई प्रेजेंस नहीं है। अभी हम लोग आएंगे प्रायॉन्स पे। अब न्यू जो मेडिकल साइंस है, अब इसमें इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का खोज पाया गया है, जिसके लिए दायी जो इन्फेक्शस एजेंट्स है उसको हम लोग बोलेंगे प्रायॉन्स। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करेगा, नर्व सेल या न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज का खोज पाया गया है, जो किससे ट्रांसमिटेड होता है? बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इसको एकदम स्टार देके रखो, इसको याद रखना होगा। तो वायरस में हमने क्या देखा? वायरस में न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए और उसके बाहर प्रोटीन का कैप्सिड। वायरॉइड में हमने देखा सिर्फ फ्री आरएनए, कोई प्रोटीन का कोटिंग नहीं होगा। और प्रायॉन्स में क्या होगा? सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन नहीं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, और जिसका साइज सिमिलर टू वायरसेस। वायरॉइड का साइज क्या था? वायरॉइड का साइज था वायरस से स्मॉलर, है ना? वायरस था बैक्टीरिया से स्मॉलर। अब प्रायॉन्स कैसा है? सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायॉन्स। इसका कौन से डिजीज के लिए दायी है? एक डिजीज का नाम हम लोग को याद रखना होगा, इसका नाम है BSE। BSE बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी यानी BSE, जिसको कॉमनली कहते हैं मैड काउ डिजीज। कैटल में पाया जाता है मैड काउ डिजीज। अब मैड तो होगा ही, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करेगा, ब्रेन को अटैक करेगा तो मैड होगा ही। तो मैड काउ डिजीज या बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी के लिए दायी कौन है? प्रायॉन्स। अगर मैड काउ डिजीज से आक्रांत किसी कैटल का अगर मांस मीट किसी इंसान ने खा लिया तो हो सकता है उस इंसान को भी वो प्रायॉन की वजह से, प्रायॉन्स तो कहा ना इन्फेक्शस है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, तो वो इंसान भी इसी डिजीज के एनालॉगस डिजीज से आक्रांत हो सकता है। यानी इंसानों में भी वो जो काऊ में जो सिम्टम्स आता है, इंसानों में भी वो सिम्टम्स आएगा। उसको हम लोग कहते हैं सीआर जेकब डिजीज। ओके, क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज। सीआर जेकब डिजीज जो है एनालॉगस वेरिएंट ऑफ मैड काउ डिजीज या फिर बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, याद रहेगा। तो प्रायॉन से ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहाँ तक हमने जो 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, वायरस, वायरॉइड और प्रायॉन्स, तीनों ही असेलुलर यानी इसमें सेल का कोई अस्तित्व पाया नहीं गया। अभी हम लोग लास्ट वाला देखेंगे जो है लाइकेंस। इसको हम लोग असेलुलर नहीं कहेंगे, ये सेलुलर है। देखो यहाँ पे मैंने लाइकेन का एक फोटो दिया, कोई देख के बोल पाएगा कि ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं, इसमें 2 ऑर्गेनिज्म का एक मिश्रण है। इसमें एल्गी है और इसमें फंजाई है। अब विटेकर ने तो किंगडम फंजाई में फंजाई को स्थान दे दिया, किंगडम प्लांटी में एल्गी को स्थान दे दिया, लेकिन लाइकेन जो है इसमें एल्गी और फंजाई एकदम ऐसे एक साथ रहेगा कि इसको डिफरेंशिएट करना इम्पॉसिबल है। कोई देख के बता ही नहीं पाएगा कि इसमें 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। इसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, सिम्बायोटिक यानी एक दूसरे को हेल्प करता है। एल्गी को हम लोग कहेंगे फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, और फंजाई को हम लोग कहेंगे माइकोबायोंट। ठीक है, तो लाइकेन में जो एल्गी पोर्शन है उसको हम लोग कहेंगे फाइकोबायोंट, फंजाई पोर्शन को कहेंगे माइकोबायोंट। प्लांट किंगडम में हम लोग देखेंगे कि किंगडम प्लांटी में जो भी ऑर्गेनिज्म को स्थान दिया गया है उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा ही होगा, मस्ट। अब क्लोरोफिल ए रहेगा मतलब एल्गी फोटोसिंथेटिक होगा, वो खाना बना पाएगा, फोटोसिंथेटिक, है ना। हमने इस चैप्टर में किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ चुके हैं। फंजाई तो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, अपना खुद का बना खाना वो नहीं बना सकता है। तो माइकोबायोंट यहाँ पे क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बना पाएगा, हेटेरोट्रॉफिक। तो फाइकोबायोंट खाना बनाएगा, ये खाना देगा फंजाई को या माइकोबायोंट को, ये तो हेल्प एक तरफ से हुआ। अब ये भी तो कुछ हेल्प करेगा, नहीं तो सिम्बायोंट कैसे होगा? सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को हेल्प करेगा। माइकोबायोंट क्या करता है? मिनरल न्यूट्रिएंट
और वाटर को एब्जॉर्ब करके वो फाइकोबायोंट को प्रोवाइड करता है। मतलब एल्गी खाना बनाता है, वो खाना फंजाई को देता है और बदले में फंजाई क्या करता है, एनवायरनमेंट से जो मिनरल न्यूट्रिएंट है और वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये एसोसिएशन बनता है जिसका नाम है लाइकेन। और ये लाइकेन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी पॉल्यूटेड जो रीजन है वहां पे लाइकेन देखने को नहीं मिलता है, साफ सुथरी जगह पे ही लाइकेन मिलेगा। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है लाइकेन्स के बारे में। तो पहले मैं बोल देता हूँ, लाइकेन आसेलुलर नहीं है, इसमें सेल्स प्रेजेंट है। एल्गी में भी सेल्स होता है और फंजाई में भी सेल्स होता है। सो लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, जैसा मैंने कहा म्यूचुअली यूजफुल, एक दूसरे को हेल्प करेगा बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट, फंजाई कंपोनेंट माइकोबायोंट, व्हिच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो फाइकोबायोंट खुद खाना बनाएगा, उसके प्लस क्लोरोफिल ए है तो ऑटोट्रॉफिक, माइकोबायोंट के पास क्लोरोफिल नहीं है तो हेटेरोट्रॉफिक। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, रहने का जगह देता है शेल्टर, और क्या हेल्प करता है, एब्जॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। So close in their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms। जो मैंने कहा, कोई देख के ये सोच भी नहीं पाएगा कि यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जो मैंने कहा दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। समझ में आ गया लाइकेंस के बारे में। तो इस चैप्टर में इतना ही। अभी एक दो सवाल देख लेते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दो। Q1 लिख के 1 2 3 या 4 ऑप्शन, Q1 लिख के उसका ऑप्शन टाइप करो। पहला सवाल क्या है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव व्हिच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैंने टाइप्स जो पढ़ाया था वहां पे बोला ना, जो एनिमल वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, टाइप करो। मैं आंसर दे रहा हूं, पहले टाइप कर लो फिर चेक कर लेना सही हुआ है गलत। आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। Q1 लिख के 1 या 2 या 3 या 4 कमेंट सेक्शन में लिखो। सही आंसर क्या होगा, एनिमल वायरस, ऑप्शन 2, आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है ये वाला, ये देखो क्या है यहाँ पे, एनिमल का जो वायरस है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। समझ में आया। चलो और एक सवाल देख लेते हैं। ओके, ये वाला मैंने अभी बोला, हु प्रिपेयर फूड इन लाइकेंस, लाइकेंस में खाना कौन बनाता है, ऑप्शन 1। इसका Q2 लिख के जवाब टाइप करो। ऑप्शन 1 माइकोबायोंट, ऑप्शन 2 फंजाई, ऑप्शन 3 फाइकोबायोंट, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। एकदम आसान सवाल। देखो कौन खाना बनाएगा, जो माइकोबायोंट है, माइकोबायोंट और फंजाई तो सेम ही है, इसमें तो क्लोरोफिल रहता नहीं है, तो खाना बनाने का कोई चांस ही नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 3 फाइकोबायोंट। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो, और कोई दूसरे विषय पे वीडियो देखना हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलो।